क्या विदेशी निवेशक प्रचार और प्रोपेगेंडा का खेल समझ गए? अपना झोला लेकर भागने लगे हैं। झोला तो लेकर किसी और को निकल जाना था, मगर विदेशी निवेशक अपना पैसा झोले में भरकर भागने लगे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, कंपनियों के वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं। अगर ऐसा है तो यह संकेत है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ढलान की तरफ जा रही है। घरेलू निवेशकों के दम पर कब तक इस बाजार को बचाया जाएगा? रिजर्व बैंक कब तक डॉलर खरीदकर रुपयों को झड़ने से बचा सकता है? 87 रुपए के नीचे जा चुका है एक डॉलर। डॉलर के बहाने उपजा भारत का राष्ट्रवाद दोगा में कहीं कोना में लुका गया है, यानी चुप हो गया है, साइलेंट हो गया है। आज के फाइनेंशियल टाइम्स में आर्थिक मामलों की पत्रकार वीणा वेणुगोपाल लिखती हैं कि भारत के बाजार के लिए तुरंत कोई आशा की किरण नहीं दिखती। छोटे और मध्यम कैप स्टॉक गिरते जा रहे हैं, इनकी बिकवाली थम नहीं रही। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, भारत के बाजार में घरेलू निवेशकों के दम पर हवा भरी जा रही है। लेकिन अगर आगे भी बाजार गिरता रहा तो निवेशक म्यूचुअल फंड और एसआईपी से पैसा निकालने लगेंगे, उसमें डालना बंद कर देंगे। तब इस बाजार में और तबाही आ सकती है। लाखों की संख्या में एसआईपी खाते बंद हुए हैं। कब तक घरेलू निवेश को डीआईआई के पैसे से इस बाजार को थामा जाएगा? इस चक्कर में एलआईसी की हालत पतली होती जा रही है। आप जब सुनते हैं कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं तो घरेलू निवेशक डाल रहे हैं। यह घरेलू निवेशक कौन है? डीआईआई क्या है? इसका पैसा कहां से आ रहा है? डीआईआई का बड़ा भाग म्यूचुअल फंड से आता है। एलआईसी भी डीआईआई की श्रेणी में आता है। 18 फरवरी की खबर है, पिछले 1.5 महीने में एलआईसी के शेयरों की कुल मूल्य में 84,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 की तिमाही में एलआईसी ने लिस्टेड कंपनियों में जो निवेश किया था उसका कुल वैल्यू 14.72 लाख करोड़ था। 18 फरवरी तक यह घटकर 13.87 लाख करोड़ रह गया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि एलआईसी ने जिन 330 कंपनियों में 1% से ज्यादा हिस्सेदारी ली है, उनमें से कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट आईटीसी, एलएनटी और एसबीआई में देखी गई। इसके चलते आईटीसी में करीब 12,000 करोड़ का एलआईसी को नुकसान हुआ, एलएनटी में 6,700 करोड़, एसबीआई में 5,650 करोड़ का नुकसान हुआ। इन तीनों के कारण एलआईसी के कुल नुकसान का 29% हिस्सा प्रभावित हुआ है। इस तरह कई और कंपनियों में एलआईसी के 2,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ तक डूब गए हैं। तो डीआईआई घरेलू निवेशकों का पैसा डालकर आप कुछ समय के लिए बाजार को गिरने से बचा रहे हैं, भगदड़ की स्थिति को संभाल रहे हैं, लेकिन उस पैसे का रिटर्न नहीं आ रहा। क्या घरेलू निवेशकों का पैसा पानी है, उस पर रिटर्न नहीं आना चाहिए? इतनी चुप्पी क्यों है? क्या यह चुप्पी तब भी रहेगी जब आम लोगों के पैसे उड़ जाएंगे? कोई पूछ भी नहीं रहा, ना बता रहा है कि बाजार क्यों डूब रहा है। हर समय दूसरे देश से 2-4 कारणों का आयात कर लिया जाता है, कभी ट्रंप, कभी यूरोप, कभी चीन, कभी रूस, लेकिन कोई नहीं बताता कि हमारा बाजार इतना कमजोर और अस्थिर कैसे हो गया है। ट्रंप का भूत नाच रहा है, वही तय कर रहे हैं आयात शुल्क की नीतियां क्या होंगी। भारत सरकार पब्लिक में कुछ भी नहीं बोल रही। अब खबर है कि यूरोपियन यूनियन भी भारत पर गाड़ियों और वाइन पर टैरिफ कम करने का दबाव डाल रहा है। वही यूरोपियन यूनियन जिसे बगल में बिठाकर ट्रंप सुना रहे हैं कि आपका गठन तो अमेरिका की नकेल कसने के लिए हुआ था, अब आप पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ईयू की बोलती बंद है। आप समझ रहे मार्केट क्यों डूब रहा है? लोग को विश्वास नहीं है कि मोदी सरकार कुछ कर पाएगी अमेरिका के खिलाफ। और ये सरकार को पहले से निर्मला सीतारमण को मालूम था कि टैरिफ लगने वाले हैं। उसके बावजूद, और सच सोच लीजिए, 6.5% अगर जीडीपी है, -0.6 कर दो, 5.9 आ जाता है। और इन्फ्लेशन अगर जोड़ दोगे, आप सोच लीजिए इस देश की क्या स्थिति होगी। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश जो है किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो मोदी जी जो है अर्थव्यवस्था के दुश्मन है। नोटबंदी, घटिया जीएसटी और अब ये टैरिफ, और चौथा अनप्लान्ड लॉकडाउन। अनप्लान्ड लॉकडाउन में एमएसएमई खत्म हो गई पूरी तरह से। जीएसटी के चलते जितने भी बचे कुछ एमएसएमई थे, जो इस देश के जो 60% लोग के जो नौकरी देते हैं, छोटे उद्योग, वो खत्म हो गई।
नोटबंदी से जितने भी उद्योग जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया। तो इस महान व्यक्ति को तो मानना पड़ेगा कि हर तरीके से सुनिश्चित कर दिया कि ये देश खत्म हो जाए। अब निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था का सच दिखने लगा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, निखिल इनामदार की, ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट आई है कि 1 अरब लोगों के पास भारत में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। यह हालत है भारत की बड़ी आबादी की। मार्केट में निवेश करने वाली कंपनी रिपोर्ट बना रही है कि लोगों के पास 1 अरब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। बताइए, इस हाल में लोग पहुंचा दिए गए। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तब कंपनियों का सामान कैसे बिकेगा, अर्थव्यवस्था कैसे चमकेगी। आत्मनिर्भर भारत अगर बन गया होता तो ट्रंप की धमकी से ऐसे भरभरा कर बाजार नहीं गिर जाता। आप मखाना से मस्क का मुकाबला कर लेते। खाने खरीदने का पैसा नहीं और प्रधानमंत्री मोटापे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अपनी वाहवाही करने वालों को नॉमिनेट कर रहे हैं। उनका काम भी यही है, वो किसी भी अभियान में जुट जाते हैं। लेकिन इन लोगों से कहिए कि भारत की जनता की आवाज उठा दें तो मैदान से भाग जाएंगे। देश इन्हीं सब नौटंकियों और तुकबंदियों में उलझा कर रख दिया गया है। डू यू गेट माई पॉइंट? यहां उद्योगपति 70 घंटे खटाने की बात कर रहा है। इस तनाव से डायबिटीज बढ़ेगा कि घटेगा? क्या इतनी बेसिक बात भी टीवी पर आकर समझाने की जरूरत है? क्या आप अपना दिमाग कभी नहीं लगाएंगे? घंटों काम करेंगे, तनाव होगा। सैलरी नहीं बढ़ेगी, तनाव होगा तनाव तो वजन भी बढ़ेगा और बीमारी भी होगी। तो रोग का संबंध किससे है? इस पर कोई बात करेगा या देश थाली ही बजाता रह जाएगा? असल में सबकी एक कमजोरी है, सब एक बार मौका देना चाहते हैं, मौका देने के नाम पर एक और बार मौका देना चाहते हैं। थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, नॉमिनेट करने से मोटापा कम हो जाएगा। सब खुद को एक चांस देना चाहते थे कि बाजार चढ़ रहा है, कुछ तो ठीक होगा, और शुरू हो गई डीमैट खाते खोलने की होड़। बैंकों से पैसा निकालकर लोग शेयर बाजार में लगाने लगे। 2019 में 4 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले, 2020 में 5 करोड़, 2021 में 8 करोड़, 2022 में 11 करोड़, 2023 में 14 करोड़ और 2024 में 18 करोड़ से अधिक खाते खुले। इस रफ्तार से लोग मार्केट की तरफ भागे जा रहे थे कि पैसा वहां बरसने वाला है, लेकिन अब ओले बरस रहे हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? यही कि 4 जून के बाद शेयर बाजार में धूम रहेगी। जब बाजार चढ़ता है तो क्रेडिट लेने आते हैं, लेकिन जब डूबता है तो नाव छोड़कर भाग जाते हैं। जब चढ़ता है तो मोदी के कारण और जब गिरता है तो ट्रंप के कारण। जबकि कुर्सी पर दोनों विराजमान है, बस बाजार और आपका पैसा जमीन पर और उसके नीचे। तुलसी की पंक्ति याद आ रही है, अब लो नसानी अब ना नसई हो, मतलब अब तक जीवन व्यर्थ रहा, बाकी बचा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जितना डूबा सो डूबा, अब नहीं डूबने दूंगा। लेकिन किया क्या? देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाले भी नहीं बोल रहे कि मार्केट नहीं डूबने दूंगा। लोग क्या करते? भागते भागते जब जहाज के डेक पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही समंदर की लहरों का मजा लेने का वक्त आया, तूफान आ गया। 5 महीने से यह बाजार गिरा जा रहा है, सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ठीक है, हम एक भारत देख रहे हैं जहां लाख लाख रुपए का टिकट लेकर लोग स्टेडियम में गाना सुन रहे हैं, लेकिन वही पूरा भारत तो नहीं है। बिस्किट खरीदने पर आफत है। एक अनुमान के मुताबिक अगर किसी ने बैंक में 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी कराई, उसे 6% से अधिक का ब्याज मिला, 6,000 का फायदा हुआ होगा। लेकिन इसी दौरान मार्केट में 1 लाख लगाया होगा तो हो सकता है उसे मामूली फायदा हुआ हो, बल्कि घाटा ही हो गया हो। पिछले 5 दिनों में सेंसेक्स 2.5% गिर गया। पिछले 6 महीने में सेंसेक्स 11% के करीब गिरा। 27 सितंबर 2024 को सेंसेक्स 85,000 के ऊपर गया था, अब यह 73,000 के नीचे है। इस साल सेंसेक्स 6% से ज्यादा गिर चुका है 2 महीने में। निफ्टी के गिरने का रिकॉर्ड तो 28 साल 30 साल का टूट गया। वित्त मंत्रालय का कोई बयान नहीं कि आप चिंता ना करें, हम हालात संभाल रहे हैं। बस एक फोटो आ जाता है कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। आप बताइए कि इस फोटो का आप क्या करेंगे? कुछ पता नहीं कि क्या बात हुई, लेकिन एक फोटो आपके बीच चला आता है। वित्त मंत्री के ट्विटर हैंडल पर ऐसी मुलाकातों की कई तस्वीरें हैं। कोई संपादक, कोई पाठक, कोई रिपोर्टर बता दे इस फोटो से क्या पता चलता है। सूचना के नाम पर इस तरह की मुलाकातों के फोटो पाठकों के बीच ठेले जा रहे हैं। पाठकों को भ्रम हो रहा है कि उसे पता चल रहा है।
फोटो ही सूचना है, फोटो ही खबर है, जो खबर है वो फोटो से गायब है। यह सब मेल मुलाकातें तो रूटीन का हिस्सा हैं। जो नहीं बताना चाहिए वही बताया जा रहा है, जो बताना चाहिए वो नहीं बताया जा रहा। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा रुपया कितना गिरेगा इसका कोई टारगेट नहीं, बाजार ही तय करेगा कितना गिरेगा। तो एक तरह से रुपए को बाजार के हवाले कर अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रही हैं। लेकिन उनका क्या जिन्होंने विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है। $1 87 से नीचे गया। मंगलवार 25 फरवरी को डॉलर 3 हफ्ते की सबसे तेज गिरावट के साथ ₹87 से नीचे गया। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाने के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी फीस बढ़ जाएगी। जिन्होंने लोन लेकर भेजा है उनकी हालत खराब हो जाएगी। छात्रों को लोन देने वाली संस्था HDFC क्रेडिला के को फाउंडर अजय बोहरा का बयान छपा है कि अब छात्रों को लोन चुकाने के लिए ज्यादा समय लग जाएगा या फिर ज्यादा EMI देनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ाई करके वापस आने के लिए भी फ्लाइट में ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए मुंबई की एक महिला सुधा पाई ने बताया कि अमेरिका में पढ़ रही अपनी बेटी के फूड और लॉजिंग के लिए हर महीने $800 भेजती थी, अब $900 भेजना पड़ रहा है। $100 यानी भारतीय रुपए में 8,500 रुपया ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब छात्रों को 1 करोड़ के लोन पर 5 लाख ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। कई बार कह चुका हूं और हर बार तल्खी में कहता हूं, लेकिन मेरी बात सच है या नहीं, इसे परखने के लिए आप अपने अपने जिले के कॉलेजों की तरफ देखिए। भारत 3rd क्लास घटिया कॉलेजों का महासागर है। पढ़ाई की क्वालिटी पर बहस नहीं, हिंदी होगी या उर्दू नहीं होगी, इसी बहस में उलझकर लोग हिंदू सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। पढ़ाई का कितना बुरा हाल है इसे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन भाषा में कभी धर्म मिला रहे हैं तो कभी उत्तर दक्षिण का तड़का डालकर हिंदू सुख पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस हिंदू सुख से आपको क्या मिला? इस सुख की बुनियाद में नफरत की ईंटें रखी हुई हैं। ऐसी इमारतें टिकती नहीं। हर अच्छा छात्र बाहर जाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, लोन ले रहा है, इस पर कोई बहस नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा को लेकर ठोस सवालों के साथ बहस करने की जरूरत है। आप इन सवालों से कुछ साल के लिए भाग सकते हैं, भाग जाइए। प्रोपेगेंडा फिल्में देखकर इतिहास पढ़ने का भरम पाल सकते हैं, बन जाइए इतिहासकार। लेकिन अगले चौक पर फिर से यही सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। तब आपके लिए कोई नहीं होगा। गोदी मीडिया का मालिक और एंकर कुंभ पर लेख लिख रहे होंगे, डुबकी के फोटो लगा रहे होंगे, और आप अपने पैसे के डूब जाने का गम घर में ना कह पाएंगे ना चौराहे पर। ऐसे वक्त में व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। धन का सुख मिले ना मिले, धर्म का सुख मिलते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।